Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot. And here in this video, we are continuing our series for economics domain. So economics domain के regarding हम लोग यहाँ पे अपनी series को continue कर रहे हैं. 5 MCQ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देखिए आप लोगों को पता है कि इको डोमेन में 11th का कंसेप्ट इज ऑल्सो कमिंग. आपके 11th की जो माइक्रो इको है वो भी आ रही है. 12th में आपने चीजें पढ़ी है, सो आपके माइंड में है, आप लोग रिकॉल कर सकते हैं उन चीजों को. बट जो 11th का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रबल कर सकता है. तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनिशियली कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है माइक्रो इको के कंसेप्ट को पहले सॉल्व कर ले, और फिर मैक्रो के भी एमसीक्यू जो है वो थोड़े से हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की. तो 5 एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए थे. आई होप उसमें किसी को डाउट नहीं है. इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन ज्वाइन विद दिस सीरीज एंड हम इस तरीके से अपने डोमेन की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सके और विद इन द लिमिटेड टाइम हम अच्छे से अच्छी तैयारी विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस डोमेन की कर सके. अब यहाँ पे वो कह रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू. जो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने वहां पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, राइट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम से आपका एक चैप्टर था 11th में माइक्रो इको में. तो वहां पे आपने ये टर्म जरूर पढ़ा होगा, यूटिलिटी. देखिए, आई एम अ कंज्यूमर, मैं कोई भी चीज परचेज करती हूँ. आपके माइंड में कई बार आता है ना कि यार इसकी तो इतनी वर्थ ही नहीं थी. हमने इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक लेट से कोई पेंट या जीन्स खरीदी, हमने 1000 रुपीज पे करे एंड वी आर सेइंग यार इतनी वर्थ ही नहीं थी, वैल्यू वर्थ इट ही नहीं है इतने पैसे जितने पे करे. और कई बार हम कहते हैं कि यार बिल्कुल मतलब जितना पे करा उतना वर्थ इसकी है, पैसा वसूल हो गया इस चीज से, राइट. तो जब भी कंज्यूमर कोई चीज कंज्यूम करता है, उसके बदले जो वो प्राइस पे करता है, तो वो कई बार कंपैरिजन करता है ना कि उससे उतनी सेटिस्फेक्शन, उतना रिटर्न उस कंज्यूमर को मिला या नहीं मिला. देखिए प्रैक्टिकली तो ऐसे इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि आप लीटर में नाप लोगे, किलोमीटर में नाप लोगे, मीटर में नाप लोगे, तो देयर इज नो सच ऐसा यूनिट. बट इकोनॉमिक्स में इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को कहते हैं यूटिलिटी, और एक टर्म इसको देते हैं कि आप इस सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हो यूटिल्स में. जैसे आप ये लीटर, किलोमीटर, मीटर एज ए यूनिट यूज करते हो, एज अ मेजरिंग यूनिट यूज करते हो, इसी तरीके से यूटिल्स भी एक मेजरिंग यूनिट हो जाती है, जो क्या मेजर करती है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को. किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही है, राइट. तो यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, कोई कॉस्ट है ये नहीं, वर्टिकल अपवर्ड स्लोपिंग ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. यहाँ पे आपको क्लियर कट एक ऑप्शन दिख रहा है, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड. एक गुड को खरीदने से जितनी सेटिस्फेक्शन, जितनी संतुष्टि आपको मिलती है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. और उसको जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, यूटिल्स में करते हैं. डन. चलिए आगे मूव करते हैं. कौन सी अप्रोच जो है वो आप यूज करते हो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए. देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम वहां पे दो अप्रोच देखते हैं. एक हम देखते हैं यूटिलिटी अप्रोच, आगे आने वाले एमसीक्यू में कहीं ना कहीं ये मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगी. और एक हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, आईसी अप्रोच बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, राइट. अब ये दोनों नाम तो यहाँ डायरेक्टली दिख नहीं रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है. यहाँ यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं एंड आईसी कर्व अप्रोच को हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, राइट. तो इन यूटिलिटी को स्टडी करने की कि एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी, इक्विलिब्रियम मतलब होता है बेस्ट पोजीशन, बेस्ट सिचुएशन क्या है कंज्यूमर के लिए. और बेस्ट सिचुएशन तभी होती है जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से उस कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो मिल रहा है, राइट. तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं टू नो द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दोनों अप्रोच हो गई. तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बोथ ए एंड बी, राइट. आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The law of diminishing marginal utility applies in. अब ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन में अप्लाई होती है, दोनों में होती है. इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. देखिए जब भी किसी के साथ मार्जिनल वर्ड आता है ना, बीट यूटिलिटी, बीट कॉस्ट, बीट प्रोडक्शन, किसी के साथ भी आता है, तो यहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लिखा हुआ है, सॉरी इट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न. तो ये आउटपुट हो गया, मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया रिटर्न में. तो मार्जिनल मतलब होता है पर यूनिट एक्स्ट्रा. इट इज नॉट यूटिलिटी, इट इज मार्जिनल रिटर्न पर यूनिट एक्स्ट्रा. तो अब ध्यान से आप लोग समझेंगे पर यूनिट एक्स्ट्रा का क्या मतलब है. लेट्स से जब मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रही हूँ किसी चीज का, तो एक मेरे पास है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. एक लेबर काम कर रहा है, 2 लेबर काम कर रही है, 3 लेबर काम कर रही है, 4 लेबर काम कर रही है, 5 लेबर काम कर रही है. तो जब एक लेबर काम कर रही थी तो मेरा आउटपुट 10 था. जब मैंने 2 लेबर लगाई तो मेरा आउटपुट बढ़ के 12 हो गया.
जब मैंने 3 लेबर लगाई तो मेरा आउटपुट बढ़ के 16 हुआ। जब मैंने 4 लेबर लगाई तो मेरा आउटपुट बढ़ के 20 हुआ। पर जब मैंने 5 लेबर लगाई तो मेरा आउटपुट 20 ही रहा, मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। और वहीं जब मैंने 6 लेबर लगा दी तो मेरा आउटपुट 20 से भी कम होके 18 हो गया, राइट। तो ये क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका यहाँ पे आप वो क्या कर रहे हो, आपकी ये जो फैक्टर्स हैं ये इंक्रीज हो रही हैं, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन जो है, आपका जो आउटपुट है वो स्टार्टिंग में तो बढ़ा, एक लेवल पे कांस्टेंट हो गया, और फिर वो डिमिनिशिंग मतलब डिक्लाइन करने लगा। यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना, देखो 2 से बढ़ा, यहाँ पे 4 से बढ़ा, फिर आपका 4 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा, कोई चेंज नहीं आया, 20 माइनस 20, 18 माइनस 20 हो गया -2। मतलब यहाँ से ये माइनस करके अगर हम देखें तो इनिशियली जो था वो बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर ये डिक्लाइन हो गया। तो क्यों होता है, क्योंकि देखिए लेबर आप बढ़ा रहे हो, नो डाउट आप अपना फैक्टर बढ़ा रहे हो, एक फैक्टर इंक्रीज कर रहे हो, बट लैंड जो है, कुछ फैक्टर तो फिक्स है ना, लैंड थोड़ी इंक्रीज कर रहे हो, लैंड तो आपके पास जितनी थी, लैंड की यूनिट तो 1 ही है ना, प्रोडक्शन तो उतनी जगह पे हो रहा है, तो उतनी जगह पे एक लिमिटेड लेबर काम करके आउटपुट बढ़ा सकती है। लेबर बढ़ाते रहने से एक टाइम पे ऐसा होगा कि जरूरत से ज्यादा लेबर हो गई और आपका प्रोडक्शन में पॉजिटिव हेल्प करने की बजाय वो आपके प्रोडक्शन को डिक्लाइन कर रही है और नेगेटिव लेके जा रही है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। और ये जो होता है ना, ये हमेशा शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। रीजन भी इसका आप देखो, क्यों शॉर्ट रन में, क्योंकि जब भी शॉर्ट रन में हम बात करते हैं ना, तो हमारी शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं वेरिएबल। फिक्स्ड वो चीजें जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल जो चेंज होती रहती हैं। तो यानी कि मैं लैंड तो लिमिटेड रखूंगी और लेबर को बढ़ा रही हूँ, मैं लैंड को लिमिटेड रख रही हूँ 111, उतनी ही जगह है जितने पे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, और मैं लेबर को इंक्रीज कर रही हूँ, तो मेरी ये सिचुएशन मेरे सामने आ रही है। लेकिन जब आप लॉन्ग रन की बात करते हो ना, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ही वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय में तो हो सकता है ना आप अपना लैंड भी इंक्रीज कर दो, लंबे समय में तो लैंड भी एक वेरिएबल फैक्टर की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो है ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। आई होप आपको पुराने कंसेप्ट पढ़े हुए याद आ गए होंगे। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में, फिक्स्ड वो चीज जो चेंज नहीं होती है, जो एक बार इनकर कर ली वो कर ली। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट रन ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया लॉन्ग रन में चीजें फिक्स नहीं रहती हैं। लॉन्ग रन में तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी आप कई बार चेंज करते हो। फिक्स्ड कॉस्ट वो चीजें जो आपने खर्च करी है ऐसी जगहों पे जो आप जल्दी जल्दी नहीं बदल रहे हो। जैसे कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने लैंड परचेज की थी, तो लैंड तो शॉर्ट रन में मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं कर रही हूँ, लिमिटेड लैंड रहेगी मेरे पास, राइट। तो शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो सेम रहती है, और सेम रहती है तो आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या आंसर हो जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेट्स से मेरे पास एक लैंड थी जिसको मैंने 100 का परचेज किया था, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कॉन्स्टेंटली शॉर्ट रन में 100 एंड 100 ही यहाँ पे रहने वाली है। फर्दर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अब याद करो आपका लास्ट चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें आपने कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी थी, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, ये इम्परफेक्ट के एग्जाम्पल है, एंड ओलिगोपोली। ये मार्केट आपने पढ़ी थी, इनके फीचर्स आपने पढ़े थे। तो वो कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या, मतलब इनमें से क्या होती हैं हम देखेंगे। लेकिन देखो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोलिस्टिक तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट है, तो ये तो ऑप्शन ही वेग थे। अब जब परफेक्ट कंपटीशन होती है ना, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है, देखो सबसे पहले एक चीज आप लोग समझो कि ये मार्केट जो है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। समझाने के लिए ना एक आइडियल सिचुएशन आपको दी है कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ये फीचर होते हैं, लेकिन ये टाइप के जो फीचर्स हैं ये प्रैक्टिकली रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसको जस्ट हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ये आप लोगों को हायर स्टडीज में पढ़ाया जाएगा, जब आप कॉलेज में ग्रेड लेवल पे जाओगे, ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, तो वहां इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के जो फीचर हैं ये इन एक्चुअल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनको आप फॉर द कंपैरिजन पर्पस यूज कर सकते हो, राइट। फॉर द कंपैरिजन पर्पस यू कैन यूज दैट, बट इन प्रैक्टिकली इन रियलिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसी मार्केट आती है, ऐसी मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर होते हैं। मतलब देखिए खरीदने वाले तो हर जगह बहुत सारे होंगे, क्योंकि जनता भरी पड़ी है हमारे यहाँ, तो बायर्स का तो कोई डाउट ही नहीं है कि बायर्स को लेके कंफ्यूजन होती है इन मार्केट में सेलर्स को लेके। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, ओनली सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब ओनरशिप, तो ओनली सिंगल फर्म जो होती है वो यहाँ पे चीजें बेच रही है। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारी फर्म्स बेच रही होती है, खरीदने वाले तो सब में ज्यादा ही है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लाइक दिस, लाइक परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली में
एक नहीं होता, लेकिन बहुत सारे भी नहीं होते, कुछ लिमिटेड 2 4 5 10 लिमिटेड आपके क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा सेलर होते हैं और प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल एक दूसरे से, ये जो सेलर्स प्रोडक्ट बेचेंगे ना वो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और व्हेन यू आर सेइंग कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे, राइट, व्हेन यू आर सेइंग कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे, तो मुझे ये बताओ कि कोई पर्सन उसको 10 का और कोई पर्सन उसको 40 का बेच सकता है क्या? जब आप कह रहे हो कि आपका भी प्रोडक्ट 10 का है, मतलब ये सेम प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट वो 40 का क्यों बेच रहा है? आप कहोगे मैंने ये कॉस्ट इनकर करी, वो कॉस्ट इनकर करी, लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो इस तरीके की मार्केट में एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होती ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में आप अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये तरीके का एक्स्ट्रा प्रमोशन करते ही नहीं हो। जैसे मान लो कि होलसेलर मसाला बेच रहा है, राइट, होलसेलर जो है वो मसाला बेच रहा है, तो वो कहाँ पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग करता है? जैसे स्टॉक में रखा हुआ है, आके ले जाओ आप, सेम ही काइंड ऑफ मसाला है, सब हल्दी ही दे रहे हैं, राइट, लेट्स से। वैसे तो आजकल हल्दी में भी ब्रांड अलग है, पैकेजिंग अलग होती है, लेबलिंग अलग होती है, बट मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल समझा रही हूँ आपको। तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, तो इस टाइप की मार्केट में आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा सकते हो, क्योंकि कंज्यूमर को, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे हैं, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की फुल नॉलेज रहती है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। किसी को लग रहा है इस टाइप की मार्केट में मुझे एंट्री लेनी है, मुझे बनाना है, या फिर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे इस मार्केट से निकलना है, तो कोई आपको रोकने नहीं बैठ रहा है, राइट। तो एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं होते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे हैं, बायर को पूरी नॉलेज है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट कितना भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो भी काम है उसकी एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ फर्म। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी फर्म्स हैं, आप खुद प्राइस फर्म्स अलग अलग डिसाइड नहीं करती हैं, ये इंडस्ट्री आपको प्राइस डिसाइड करके देती है। और अगेन प्राइस डिसाइड डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है, लेकिन इंडस्ट्री डिसाइड करती है और ये फर्म्स वो प्राइस चुपचाप मानती हैं। तो आप प्राइस खुद से नहीं बनाते हो, इंडस्ट्री ने जो डिसाइड करके दे दिया आपको, यू हैव टू फॉलो दैट। तो यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर्स होती है, प्राइस मेकर नहीं है, बना नहीं रही है, सेट नहीं कर रही है प्राइस। इंडस्ट्री ने जो प्राइस दिया वो चुपचाप उसको फॉलो करेंगी, राइट। मोनोपोली मार्केट अभी मैंने बताया, सारे फीचर्स नहीं देखेंगे, लेकिन मोनोपोली मार्केट में यहाँ पे आप बता सकते हो, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, बेचने वाला एक है। तो क्लियर कट हमारा आंसर आ गया सिंगल सेलर। बायर्स तो सब में ज्यादा ही होते हैं, सिंगल सेलर है तो आपको पता है इतनी इजीली ये मार्केट में दूसरी फर्म्स को आने नहीं देगा, क्योंकि इसकी पोजीशन पे खतरा आ जाएगा ना, तो ये एंट्री में बैरियर लगाएगा। और ये चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस रख सकता है, तो ये प्राइस मेकर होती है, कितना भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जब आप सिंगल बेचने वाले हो तो आप अपनी मन मर्जी से यहाँ पे प्राइस चार्ज कर सकते हो, एंट्री में बैरियर लगा सकते हो चीजों को लेके, क्लियर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉर्ड फॉर लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। मतलब जब आप कोई भी काम करते हो, प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करते हो, तो ये 4 चीजें तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी काम के लिए, एक ओनर चाहिए। तो लैंड जब आप यूज करते हो तो लैंड के बदले में आप रेंट देते हो, लेबर को उसके काम के बदले में वेजेस मिलते हैं, लेबर काम करेगी वेजेस मिलेंगे। कैपिटल आप यूज कर रहे हो, कैपिटल के बदले आप इंटरेस्ट दोगे। और ओनर जो होता है, एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, तो सारे खर्चे हटाने के बाद इनकम में से जो भी प्रॉफिट बचता है वो उसका होता है। तो यहाँ पे वो पूछा है लेबर को क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो लेबर को इन रिटर्न मिलते हैं वेजेस। डन। चलिए आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन, कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए इकोनॉमी में, वैसे बिजनेस में, अकाउंट्स में, हर जगह कैपिटल वर्ड यूज होता है। कैपिटल अगर मैं बिजनेस अकाउंट लेवल पे यूज करूँ ना, तो कैपिटल वो पैसा होता है जो आप कभी बिजनेस, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम एक पैसा लेके आते हैं ना कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, इससे मैं एक फैक्ट्री रेंट पे ले लेती हूँ, इससे मैं फॉर एग्जाम्पल अपना रॉ मटेरियल खरीद लेती हूँ जिससे मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, मशीनरीज खरीद लेती हूँ। तो वो पैसा जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा रही हूँ, जो मैं कोई भी काम करने के लिए यूज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ मनी रखी हुई है मेरे पास तो मैं उसे कैपिटल कह दूंगी, मनी का तो कोई यूज ही नहीं है। मनी से तो आपको लैंड लेनी पड़ेगी, मनी से आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, मनी से आपको मशीन्स वगैरह लेनी पड़ेंगी, तभी तो आप काम स्टार्ट कर पाओगे। तो कैपिटल सिर्फ मनी नहीं होती, कैपिटल सिर्फ लेबर को देने वाला मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। कैपिटल में आप जो प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, देखिए सारी लैंड और नेचुरल रिसोर्स भी मेरे लिए कैपिटल नहीं है, मेरे लिए कैपिटल है जो भी मैं अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में एसेट्स यूज कर रही हूँ, फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मैंने बिल्डिंग खरीद ली हो, चाहे मैंने मशीन्स खरीद ली हो, वो सब मेरे लिए कैपिटल हो जाती है। तो फिजिकल एसेट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, राइट, ये हो गया हमारा आंसर। दीज ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
Which of the following is not a characteristic of perfectly competitive market? अभी मैं आपको ऊपर डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर समझा चुकी हूँ। देखिए यहाँ क्या है, ऑप्शन रिपीट हो गए हैं तो ये थोड़ा गलत हो गया है, बट मैं आपको बता चुकी थी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जो बायर्स होते हैं उनको फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर यहाँ पे देखने को मिलता है, किसी तरीके की सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं लगाते हैं। 14th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। 15th क्वेश्चन, जब किसी एक गुड का प्राइस गिर गया, कोई भी एक गुड है, लेट्स से एक्स एक गुड है, इसका प्राइस जो है वो गिर गया, तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है। भाई सही बात है, जब प्राइस कम हो गया तो पहले मैं उस प्रोडक्ट को 10 यूनिट्स खरीद पाती थी क्योंकि वो 100 का आता था, मेरे पास 100 ही रुपीज थे, लेकिन अब उसका जो प्राइस है वो क्या हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अब उसका 80 रुपीज प्राइस हो गया, मतलब मेरे पास 80 रुपीज उसका प्राइस हो गया है और मेरे पास तो 100 ही रुपीज है ना। पहले 100 प्राइस था, 100 रुपीज थे तो मैं 10 यूनिट खरीदती थी, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वो 100 रुपीज है सॉरी, लेकिन उसका प्राइस कम होके 80 हो गया, तो अब मैं उसकी 1 यूनिट 2 या 2 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगी। तो इसको हम लोग प्राइस इफेक्ट नहीं कहते हैं, प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है, ये कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, उसकी इनकम कैपेसिटी बढ़ गई है, तो दिस इज इनकम इफेक्ट, राइट, दिस इज इनकम इफेक्ट। क्लियर? सो आई होप ये एमसीक्यू आपको समझ में आए होंगे। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दीज एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन हमने डिटेल में यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं मैक्रो इको के भी इस तरीके से एमसीक्यू कराऊं और आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो डू लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके के और बहुत सारे एमसीक्यू, अभी हमारे पास अराउंड 40 डेज है टिल योर एग्जाम, वी हैव 40 डेज, आपके एग्जाम तक हमारे पास 40 डेज हैं, तो इन 40 डेज में हम अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन हमें फेमिलियर लगेगा और हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और एग्जाम में एक परफेक्ट स्कोर हम लोग गेन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए एंड कीप मी अपडेटेड कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक्स डोमेन। अपने पार्ट में मैं अपना बेस्ट देने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर एमसीक्यू विद रिगार्ड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और सेपरेट प्लेलिस्ट एक और क्रिएट की जाएगी जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी आपके एमसीक्यू जो है वो साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे। So yeah, that's all. Thank you everyone. See you in the next video.